हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर अगला पार्ट है इसका गांधी एंड मास मोबिलाइजेशन का। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अगर हम, क्योंकि पिछला जो हम लोगों ने लेक्चर देखा असहयोग आंदोलन का, तो हमारी समझ में आया कि गांधी क्यों ब्रिटिशर्स के लिए एक चैलेंज की तरह से उभरे थे, या गांधी ने ऐसा कौन सा एक रास्ता नया निकाला था जो ब्रिटिशर्स की बिल्कुल समझ में नहीं आया, है ना। तो यहाँ उसी रास्ते पर वो गांधी पूरे आज़ादी मिलने तक चलते हुए हमें नजर आते हैं, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक दूसरे पड़ाव की तरह से सामने आता है ना। अगर हम लोग इस पर बात करें कि सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस का सीधे सीधे एक मतलब है कि एक नागरिकों द्वारा किया हुआ कोई भी ऐसा कृत्य जो किसी भी कानून को या मांगों को या फिर ऑर्डर्स जो आते हैं उनको या किसी कमांड को अगर वो गैर संवैधानिक जनता उसको समझती है, तो सविनय मतलब विनय के साथ उस कानून, मांग या आदेश या फिर जो कमांड आती है उसकी अवज्ञा करती है, मतलब कानून को मानने से मना कर देती है विनय के साथ पूरी तरीके से ना। इसमें अगर सिविल डिसोबीडियंस के बारे में जनरली ये माना जाता है कि ये अहिंसक आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब भी कहीं पर भी हुआ है तो वो हिंसक नहीं हुआ है ना। तो क्यों? क्योंकि यहां पर सिविल जुड़ा हुआ है। सिविल मतलब नागरिक, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल का मतलब कहीं ना कहीं नागरिक या नागरिकता से भी जुड़ा होता है ना। जैसे हमारे नागरिक अधिकार हैं, वो सिविल लिबर्टीज उनको कहा जाता है। तो उसी तरीके से ये आंदोलन ऑटोमेटिकली सिविल की वजह से अहिंसक इसको माना जाता है ना। इसको पीसफुल प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं, है ना, शांतिपूर्ण आंदोलन, या फिर इसको एक तरीके का अहिंसक विरोध या प्रतिरोध, ये भी इसको कहा जा सकता है सिविल डिसोबीडियंस को। देखिए सिविल डिसोबीडियंस जो ये शब्द है, सबसे पहले इसको एक अमेरिकन थिंकर ने यूज किया था और उन्होंने उसको पॉपुलराइज किया। देखिए उनका नाम था हेनरी डेविड थोरो, है ना। 1849 का उनका एस्से था जिसका टाइटल था रेसिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। यहां वो सिविल डिसोबीडियंस का सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। और देखिए उनके बाद कई देशों में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, है ना। इसका हमें कई, इजिप्ट में ये देखने को मिलता है, हमें अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग नजर आते हैं, गांधी इंडिया में नजर आते हैं यूज करते हुए, है ना। सुजन बी एंथोनी, है ना, ये विमेन आंदोलन से जुड़ी हुई थी यूएस में, ये भी सिविल डिसोबीडियंस करते हुए हमें नजर आती हैं। और गांधी ने इसका 1920 के आसपास यूज किया, और सबसे लेट यूज करने वाले थे सिविल राइट्स मूवमेंट मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने 1960s के दौर में अमेरिका में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक लंबा हिस्ट्री रहा है। देखिए अगर हम इसकी थियरीज में जाना चाहें कि सिविल डिसोबीडियंस क्या है, ये इसकी थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, थिंकर्स क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो सविनय अवज्ञा का एक मोटा मोटी अर्थ हम लोगों ने समझा कि विनय के साथ किसी कानून की अवज्ञा करना सविनय अवज्ञा कहलाता है। अब क्योंकि ये नागरिकों से जुड़ा हुआ है तो ये हिंसक नहीं होगा, है ना। ये अहिंसक प्रतिरोध एक तरीके से होगा, जिसमें जनता को अगर ये लगे कि कोई भी कानून वगैरह उसके फेवर में नहीं है या उसके साथ अन्याय हो रहा है, या राज्य कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो संवैधानिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से गलत है, तो वो उस किसी भी क्रिया का जनता प्रतिरोध करती है। इसको सविनय अवज्ञा कहा जाता है। ये एक तरीके की परिभाषा इसकी आप रख सकते हैं। जब थिंकर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले रोनाल्ड डॉर्किन इसमें आते हैं, मुख्य थिंकर यही हैं इसके सिविल डिसोबीडियंस के। वो क्या कहते हैं देखिए इसके बारे में। सबसे पहला वो 3 भागों में
सिविल डिसोबीडियंस को बांटते हैं, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को या सविनय अवज्ञा को रोनाल्ड डॉर्किन 3 भागों में बांटते हैं। पहला है इसमें इंटीग्रिटी बेस्ड सिविल डिसोबीडियंस, है ना। ये कब होता है? ये जब जनता, है ना, या नागरिक किसी कानून को अनैतिक मानते हैं, तब ये इंटीग्रिटी मूवमेंट स्टार्ट होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहला मूवमेंट तब, पहली कैटेगरी में तब उसको सिविल डिसोबीडियंस माना जाएगा जब जनता किसी कानून को या नागरिक किसी कानून को अनैतिक मतलब इमोरल मानते हैं। रोनाल्ड डॉर्किन इसको इंटीग्रिटी बेस्ड सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। दूसरे में आता है जस्टिस बेस्ड सिविल डिसोबीडियंस, मतलब यहां पर सिटीजन जनरली ऐसे किसी भी कानून को मानने से मना कर देते हैं जिसमें उनको यह लगता है कि उनके अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, हाँ, या इनमें से किसी भी एक का या सभी का हनन हो रहा है, तो इसको न्याय आधारित सविनय अवज्ञा रोनाल्ड डॉर्किन कहते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड में वो बताते हैं पॉलिसी बेस्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब ये तब होता है जब एक व्यक्ति कोई भी कानून तोड़ता है ताकि किसी नीति में बदलाव आ सके, क्योंकि जनता या व्यक्ति, हाँ, उस नीति को, उस पॉलिसी को लार्जर स्केल पर गलत मानते हैं, असंवैधानिक मानते हैं, या ये मानते हैं कि इससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, समानता है, या न्याय की जो स्थिति है उसको खतरा पहुंच रहा है, या व्यक्ति की पहचान के ऊपर कोई संकट आ रहा है ना, या फिर व्यक्ति के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में अन्याय हो रहा है, तब व्यक्ति इस पॉलिसी की अवहेलना करता है या किसी भी पॉलिसी की अवहेलना करता है। पॉलिसी की अवहेलना इसलिए करी जाती है ताकि राज्य जो है वो इस मुद्दे पर विचार करे और पॉलिसी को रीफ्रेम करे। तो कुल मिलाकर डॉर्किन 3 कैटेगरी बताते हैं सिविल डिसोबीडियंस की। सबसे पहले मैं दोबारा बता रहा हूं, इंटीग्रिटी बेस्ड सिविल डिसोबीडियंस, दूसरा जस्टिस बेस्ड सिविल डिसोबीडियंस, और तीसरा पॉलिसी बेस्ड सिविल डिसोबीडियंस। पहला सिविल डिसोबीडियंस तब होता है जब नागरिक या जनता किसी भी कानून को अनैतिक मानती है। दूसरा तब होता है जब ये मानकर चलते हैं व्यक्ति कि जो कानून पास हुआ है वो उनकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, है ना, इत्यादि इन सब चीजों का हनन कर रहा है या हनन कर सकता है। और चौथे में जनता या नागरिक कानून की पॉलिसी की अवहेलना कर देते हैं, मना कर देते हैं पॉलिसी को मानने के लिए, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि इस पॉलिसी के रहने से उनकी पहचान को खतरा हो सकता है, उनके साथ अन्याय हो सकता है, या राज्य कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, ये सारी चीजें। तो पॉलिसी में परिवर्तन करने के लिए वो सिविल डिसोबीडियंस करते हैं। तो ये 3 तरीके के सिविल डिसोबीडियंस डॉर्किन जो है वो बताते हैं। सिविल डिसोबीडियंस का जो नेचर है वो हमेशा आपको नॉन वायलेंट ही मिलेगा। वायलेंट अगर सिविल डिसोबीडियंस हो जाता है तो वो सिविल डिसोबीडियंस नहीं रहेगा, वो सिविल रिबेलियन बन जाएगा, वो क्रांति बन जाएगी। तुरंत नागरिक क्रांति में परिवर्तित हो जाएगा। सविनय अवज्ञा नहीं रहेगा। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिंसा जुड़ जाती है तो सविनय अवज्ञा के साथ ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो उसका अहिंसक रहना बहुत जरूरी है। हिंसक होते ही सविनय अवज्ञा सिविल रिबेलियन में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब सिविल रिबेलियन मतलब कि नागरिक क्रांति में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये सविनय अवज्ञा रहा ही नहीं। तो सविनय अवज्ञा हमेशा कभी भी आप सुनेंगे तो सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि ये एक अहिंसक आंदोलन है जो किसी कानून, नीति या अन्याय हो रहा है उसके विरोध में जनता वहां पर अपना प्रदर्शन करती है या धरना देती है या सरकार के ऊपर किसी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करती है, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती है जनता।
ये सिविल डिसोबीडियंस का एक ब्रीफ हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। देखिए, भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया और जनरली इसको नमक आंदोलन से जोड़ के देखा जाता है। इसमें क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 को लगभग ये लगने लगा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जब उसमें गांधी वगैरह लीडरशिप आने लगी और दूसरे कई अन्य लोग भी शामिल हुए, तो उन्हें ये लगने लगा था कि ब्रिटेन भारत को स्वायत्तता भी नहीं दे रहा है, ब्रिटेन भारत की किसी मांग को स्वीकार नहीं कर रहा। उससे पहले जलियांवाला बाग हो चुका है, उससे पहले ब्रिटिशर्स के अत्याचारी कानून आ चुके हैं, बहुत सारे जैसे मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, या उसके बाद कई इस तरीके के प्रतिवेदन ब्रिटेन ने भारत में भेजे जिनका भारतीयों ने विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन माना नहीं और भारतीयों को कहीं ना कहीं उसने दबाने की कोशिश करी, उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश करी। इसलिए गांधी ये चाह रहे थे कि कोई एक मूवमेंट खड़ा हो जिससे ब्रिटिशर्स को यह पता चले कि अब भारतीय बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं, उनको अब परतंत्रता जो है वो स्वीकार नहीं होगी। उसके लिए वो क्या करते हैं कि ब्रिटेन उस दौर में नमक के ऊपर अपनी मोनोपोली बनाने के लिए पूरी तरीके से उसका प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से कर दिया। उसमें क्या कहा ब्रिटेन ने कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बनाएगा और जो भी नमक होगा, जिसे भी खरीदना होगा, वो ब्रिटेन जो नमक बना रहा है वो नमक खरीदना होगा। और ब्रिटेन का नमक बहुत ज्यादा महंगा था, उसका टैक्स बहुत ज्यादा था और ब्रिटेन इसलिए ये चीज इंपोज कर रहा था भारत के ऊपर क्योंकि भारतीय जो मसाले हैं उनमें नमक एक महत्वपूर्ण चीज है और हर भारतीय नमक यूज करता है अपने किसी भी भोजन में, या अभी गर्मी आएगी तो हम लोग शिकंजी वगैरह बनाएंगे, वहां भी सॉल्ट हमारे जीवन का एक तरीके से अंग है और उस सॉल्ट को इन्होंने अपनी मोनोपोली ब्रिटेन ने वहां बनाने की कोशिश करी और बना ही ली। और उसके बाद जो हैवी टैक्स था उसके ऊपर, उससे नमक की कीमत आसमान छूने लगी। गांधी जी ने यहां पर तय किया कि हमें सिविल डिसोबीडियंस करना पड़ेगा 12 मार्च 1930 में, और जो एक मोनोपोली ब्रिटेन ने अपनी बनाई थी उसको तोड़ने के लिए स्वदेशी नमक बनाना है। ध्यान रखिएगा कि देश में निर्मित जो नमक होगा हम उसका प्रयोग करेंगे। इसलिए गांधी ने दांडी मार्च इसको कहा जाता है वो प्रारंभ किया और उस समय उनके साथ बहुत कम लोग थे, लेकिन जैसे जैसे गांधी का ये मूवमेंट आगे बढ़ा वो उसमें काफी लोग जुड़ते चले गए। देखिए 12 मार्च को ये शुरू हुआ, 78 लोग उनके साथ थे टोटल और 241 किलोमीटर का उन्होंने सफर पैदल चल के तय किया था नमक कानून तोड़ने के लिए जो ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर थोप रहे थे ताकि नमक के ऊपर उनकी मोनोपोली बन जाए। इसलिए इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस समय जब दादरी 5 अप्रैल तक गांधी पहुंचते हैं और वहां पर करीब 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी पहले से ही। कुछ लोग गांधी से बीच रास्ते में दांडी यात्रा के दौरान मिले और वहां पर एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा हुआ था जो नमक सत्याग्रह करने के लिए तत्पर था। अब देखिए यहां क्या होता है कि ये जो लोग थे ये समुद्र अरेबियन सी जो था वहां से ये लोग खारे पानी से नमक को बनाना शुरू करते हैं। जब नमक बन जाता है, उसका मोटा वाला जो भाग होता है उस तरीके से जब नमक बनता है, तब वहां पुलिस आती है और जो समुद्री मिट्टी होती है उसके अंदर उस नमक को अपने जूते से दबा देती है ताकि जो प्रतिरोध चल रहा है उसको खत्म किया जा सके। गांधी उस दबी हुई मिट्टी से वो नमक का जो टुकड़ा था उसको बाहर निकालते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और वहां वो
ये उद्घोष करते हैं कि भारतीय जो ब्रिटेन ने नमक कानून बनाया है इसकी अभी से अवहेलना करते हैं, इस नमक कानून को तोड़ते हैं। तो यहां इस समय यह माना गया कि नमक कानून जो है वो ब्रिटेन का वो तोड़ दिया गया और भारतीय स्वावलंबी होने की दिशा में आगे बढ़ने लगे। देखिए इसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन इन घटनाओं से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालना होगा कि आखिर इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। इसमें सबसे पहला कार्यक्रम था गांधी का कि नमक कानून का उल्लंघन करके स्वयं भारतीयों द्वारा नमक बनाया जाए, सबसे पहला ये हो गया। दूसरा आया इसमें कि सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया जाए। तीसरा इसमें आया महिलाएं स्वयं, जैसे शराब है, अफीम है, विदेशी कपड़े हैं, इनकी दुकानों पर जाकर धरना दें और बिक्री ना होने दें, है ना, या बंद करवाएं। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाए, मतलब उनको जला दिया जाए। ये एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था और इस दौरान हमने देखा कि स्वदेशी की तरफ लोग बहुत ज्यादा खिंचे थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही नहीं किया, विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई गई थी। साथ ही साथ जो कर देना है ब्रिटेन को, वो कर नहीं देगा कोई भी भारतीय। ये बहुत बड़ा झटका था ब्रिटेन के लिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स, क्योंकि इन सब पॉइंट्स में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे गांधी जी के नेतृत्व में। सविनय अवज्ञा हिंसक नहीं है, हिंसक नहीं है तो ब्रिटेन के पास जवाब क्या होगा, अगला सवाल ये आएगा। तो इसका हिंसक होना बहुत जरूरी है ताकि ब्रिटेन कुछ प्रतिक्रिया करे। ये हिंसक कुछ समय तक नहीं हुआ, कम से कम जब तक गांधी ने अप्रैल में नमक कानून तोड़ा, जिसकी चर्चा अभी अभी हम लोगों ने करी। तो नमक कानून तोड़ने के बाद जो दूसरा पड़ाव इसमें आता है वो थी गांधी की चिंता। गांधी जी की चिंता क्या थी कि इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटेन ने बहुत कड़े कदम उठाए। ध्यान रखिए, अहिंसक आंदोलन है, संविधानवाद भारत में आ चुका है, जो हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में समझने की कोशिश करी संविधानवाद को। संविधानवाद आने के बाद यह माना जाना चाहिए कि भारत संविधान से चल रहा है, ब्रिटिश क्वीन इसको चला रही है, क्राउन या कह लीजिए वो चला रहे हैं। तो जब संविधान से कोई चीज चल रही है जहां पर अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, जो पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया ब्रिटेन भारत को दे रहा है, तो फिर ब्रिटेन ने यहां पर आखिर क्यों भारतीयों से ये चीज छीनने की कोशिश करी और एक आतताई शासन की तरह से बिहेव किया। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर आप अगर हिंसक कार्यवाही राज्य करता है तो राज्य को हिंसक कार्यवाही करने से पहले यह देखना होगा कि ये आंदोलन विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहा है, गैर प्रजातांत्रिक दिशा में तो नहीं जा रहा है। जब जा नहीं रहा था तो ब्रिटेन ने यहां क्या किया, ब्रिटेन ने बिना किसी उकसावे के सख्त कदम उठाए और कई जगह प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया, लाठियां चलाई गईं, जेल में डाल दिया गया प्रदर्शनकारियों को, और कई जगह पर प्रदर्शनकारी और जो पुलिस वाले थे उनके बीच में संघर्ष भी हुआ। देखिए, इस संघर्ष का फायदा उठाया ब्रिटेन ने और गांधी की चिंता यही थी। जैसे शोलापुर में हुआ है ना, शोलापुर में औद्योगिक जो वहां पर एक जगह थी उसमें उपद्रव होता है, वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प होती है। दूसरा, कानपुर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। ये जो दो घटनाएं घटी, एक शोलापुर में जो महाराष्ट्र में है, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, एक जगह जहां प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प होती है, दूसरी जगह जहां पर कानपुर जहां पर सांप्रदायिक दंगे शुरू होते हैं। तो ये ब्रिटेन को एक मौका दे देते हैं ये दिखाने के लिए कि आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस नहीं है, आंदोलन सिविल रिबेलियन है, ये ध्यान रखिएगा। तब ब्रिटेन अपना अत्याचारी रूप लेकर सामने आता है, लाठीचार्ज करना, जेलों में भरना, और इसमें कई लोगों का गिरफ्तारियां होनी शुरू होती हैं और ब्रिटेन इस आंदोलन को दबाने के लिए पूरी तरीके से कमर
कस लेता है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि भारतीय राज्य चाहे आज का हो या औपनिवेशिक हो, वो इतना मजबूत था और अभी भी है कि किसी भी तरीके के आंदोलन को दबाने की क्षमता रखता है, अगर वो आंदोलन संविधान के बताए हुए नियमों के विरोध में चला जाए। ठीक है, तो वहां पर इनको हिंसा दिखाई दी। हिंसा दिखने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना दमनकारी कार्य प्रारंभ किया ताकि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके, क्योंकि इस आंदोलन में जो ऊपर मैंने अभी भी आप लोगों को पॉइंट्स बताए, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी और यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बन चुका था। अब इसमें गांधी क्योंकि इसको अहिंसक आंदोलन की तरह से चलाना चाह रहे थे, खुद गांधी इसमें गिरफ्तार हो जाते हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो 5 मई के आसपास गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए यहां क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहां जानने के लिए, यहां हमें यह देखना होगा कि ब्रिटेन क्या कर रहा है। एक तरफ ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों को या आंदोलन को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से दमन करने पर उतारू है, पुलिस प्रशासन को हर जगह एक्टिव कर दिया गया और जहां कहीं पे भी इवन गांधी टोपी जिसे कहते हैं इतनी पॉपुलर हो चुकी थी गांधी टोपी कि कोई बंदूक लिया हुआ आदमी ब्रिटिशर्स को खतरनाक नहीं लगता था, लेकिन जिसने गांधी टोपी लगा रखी है उसको जरूर गिरफ्तार करना है। क्यों गिरफ्तार करना है? क्योंकि वो बड़ा खतरा था, क्योंकि वो सत्याग्रह में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो अहिंसक आंदोलन में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। तो अहिंसक आंदोलन में विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा सरकार या सत्ता के लिए खतरा होता है, क्योंकि सरकार उसके ऊपर पलट के गोली नहीं चला सकती, उसका एक्शन ऐसा नहीं है, वो संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहा है। ध्यान रखिए, यहां ब्रिटेन एक तरफ दमनकारी नीति अपना रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने साइमन कमीशन को भारत में भेजा। साइमन कमीशन नवंबर 1929 में भारत में आता है और इसमें जो पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में इसका नवंबर 1930 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें कांग्रेस को बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। लेकिन जो भारतीय रजवाड़े थे, देशी रियासतें जिन्हें कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने भाग लिया। उसमें जो मुस्लिम लीग थी उसने भाग लिया, हिंदू महासभा ने भाग लिया और कुछ अन्य नेताओं में भाग लिया। लेकिन इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये अच्छी तरीके से जानती थी कि गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस आंदोलन चला रही है या जो कांग्रेस ने अपना एक तबका एक खड़ा किया है, ये इसके बिना कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। तो साइमन कमीशन ने जो जिसका विरोध किया गया था भारत में, लाला लाजपत राय वगैरह इन सब लोगों ने, भगत सिंह भी उसमें शामिल थे, कांग्रेस, नेहरू, गांधी, ये सब लोग शामिल थे। और साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर जब पहला गोलमेज सम्मेलन होता है जिसका पूरी तरीके से नेशनल कांग्रेस बहिष्कार करती है, वहां वो उन व्यक्तियों को बुला के मीटिंग करने की कोशिश करते हैं जो जनता के प्रतिनिधि थे ही नहीं। ठीक है, तो वो सफल होते हुए भी असफल हो गया, भले ही वो सब साइन कर दिया हो, लेकिन वो सफल नहीं माना जा सकता क्योंकि कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। देखिए, अब इसमें इस दौरान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो वायसरॉय थे वो लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन 1931 के आरंभ में कांग्रेस को मनाते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए आप लोग इसमें भागीदारी अपनी करिए ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत यह कहा गया कि सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार है जिनके खिलाफ हिंसा का कोई भी मुकदमा कहीं दर्ज नहीं है।
ठीक है, मतलब हिंसा का मुकदमा दर्ज है तो केस चलेगा, हिंसा का मुकदमा दर्ज नहीं है, सिर्फ वो टोपी पहने हुए देखा तो गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या हजारों में थी। और कांग्रेस ने यह माना कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है, जो चल रहा था, उसको स्थगित कर देगी। भारत में कई लोग इस गांधी इरविन पैक्ट से खुश नहीं हुए। देखिए, उनके अंदर एक निराशा ने जन्म लिया। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ 1931-32 के दौर में, यहां पर जब गांधी इस गोलमेज सम्मेलन के लिए जाने की बात होती है कांग्रेस के अधिवेशन में, तो कराची के मार्च 1931 में कराची में जो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें गांधी इरविन पैक्ट को आधार मानकर कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए गांधी का नाम मनोनीत किया कि गांधी कांग्रेस के बिहाफ पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस या देश के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे, देश के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे। और ये कहा गया कि जो भी कांग्रेस के इस कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों, आर्थिक नीति, इनसे संबंधित जो भी प्रस्ताव पारित किए गए थे, उन सभी प्रस्ताव को इंक्लूड किया जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इसके साथ ही साथ जो ये कराची अधिवेशन हुआ 1931 में कांग्रेस का वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, इसने देश में जो उस समय सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से संबंधित राष्ट्रवादी आंदोलन की जो एक लहर चल रही थी, उसके लिए नीति निर्माण का कार्य किया। ठीक है, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, कराची कॉन्फ्रेंस, वो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जनरली ये कहा गया कि मूल अधिकारों की बात रखी गई, जिसमें जाति, धर्म, इन सब का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जो भी भारतीय कामगार हैं या जो भारतीय किसान हैं, हाँ, उनके लिए कल्याणकारी योजना, ये सब चीजें आनी चाहिए। ये कांग्रेस ने अपने जो मीटिंग करी कराची में, उस मीटिंग का ये निचोड़ है। देखें, इसके बाद गांधी ब्रिटेन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। वहां पर क्या दिखता है कि गांधी तो थे ही, साथ ही में जो पहले गोलमेज सम्मेलन में लोग थे वो भी वहां पर शामिल थे, जिसमें देशी रियासतों के, जिन्हें रजवाड़ा हम लोग कहते हैं, वो भी थे, हिंदू थे, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, और सिख धर्म से जुड़े हुए जो अपने आप को सिख धर्म का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, वो नेता जो है वहां पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को मिले। देखिए, ये सब जो नेता थे ये ब्रिटेन की कठपुतली थे और कुछ नहीं। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की हां में हां मिलाना, ब्रिटेन की ना में ना करना। रजवाड़े अपने हितों का सुरक्षा करना चाहते थे, मुस्लिम लीग मुस्लिम प्लस अपने हितों की सुरक्षा करना चाहती थी, हिंदू महासभा हिंदू पहचान की राजनीति और अपने खुद के हितों को सुरक्षित रखना चाहती थी, और सिख नेता जो थे, जो बहुत कम थे संख्या में, वो सिख नेता जो अपने आप को पूरे सिखों का एक लीडर माना करते थे, हालांकि ये सच्चाई नहीं है, ना तो मुस्लिम लीग कभी पूरे मुस्लिमों की लीडर थी, ना हिंदू महासभा पूरे हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती थी, और ना ही सिख नेता सिखों को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन ने इनको मान्यता दे रखी थी, तो ये सबके सब वहां पहुंचे हुए थे, और इनका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य स्वयं के हितों को सुरक्षित रखने में ज्यादा था बनिस्बत देश के हितों को सुरक्षित रखने में। ठीक है, तो यहां सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब इन सांप्रदायिक नेताओं को या सेक्टेरियन
लीडर्स को वहां पर देखते हैं तो गांधी वहां विरोध दर्ज करते हैं कि ये अपने देश को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। तब ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, ये देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते लेकिन अपने अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि वो अपने समुदायों का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। खैर, यहां पर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जो शर्तें थी उनको वापस गांधी अस्वीकार कर देते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट जो अभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाता है कि हम लोग कैदियों को छोड़ेंगे, आप बदले में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे। तो ये नल एंड वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो जाता है। जब गांधी भारत वापस लौट कर आते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा से शुरू करते हैं। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू होता है तो सरकार का जो दमन चक्र था वो बहुत तेजी से चलना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि सरकार के पास शोलापुर और कानपुर की घटनाओं के उदाहरण थे, जिसको उसने वापस यहां रखा कि यह आंदोलन वापस हिंसक है, ये अहिंसक आंदोलन नहीं है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है। ब्रिटेन ने ये पक्ष यहां रखा और जो इंडियन लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था वो इसको सविनय अवज्ञा ही मान रहे थे कि हम लोग अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, यहां पर हजारों लोगों को, लगभग 1,20,000 लोगों को जेल में ब्रिटेन ने, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया था, जिसमें गांधी, नेहरू ये सब लोग शामिल थे। आंदोलन 1934 में वापस ले लिया जाता है। कांग्रेस ने 1934 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। देखिए, वो प्रस्ताव क्या था कि लोगों द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा जो है वो बननी चाहिए। एक दूसरा, इसी 1934 में यह घोषित किया गया कि केवल ऐसी ही कोई सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सकती है, कोई और भारत के लिए संविधान का निर्माण नहीं करेगा। तीसरा, इसमें बताया गया कि सिर्फ जनता को यह तय करने का अधिकार होगा कि वे किस प्रकार की सरकार के तहत रहना चाहते हैं। और कांग्रेस ये सब मांगे ब्रिटेन के सामने रखती है, सफल नहीं होती। लेकिन एक बड़ा वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ता है और हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं रहा, इस आंदोलन को सफल नहीं कहा जाएगा। ब्रिटेन कहीं ना कहीं अपनी चालाकियों या अपनी दूसरे किसी वजहों से आंदोलन को दबाने में सफल रहा, लेकिन जो भारतीय समाज था उस भारतीय समाज में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की वजह से क्रांतिकारी बदलाव आने शुरू होते हैं और क्रांतिकारी लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति बना लेता है। वो लक्ष्य क्या था कि अब हमें ब्रिटेन से आजादी ही चाहिए और कुछ नहीं। ये जो 1935 का रिफॉर्म एक्ट आता है उस समय तक की घटनाएं हैं, क्योंकि उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 39 के आसपास। तो ये पूरा का पूरा दौर उन क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत दौर था जब प्रत्येक जनता सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद सिर्फ एक नारा लगा रही थी, स्वाधीनता, स्वतंत्रता चाहिए हमें। और ब्रिटेन की भी यह समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमें भारत को अब आजादी शायद देनी पड़ जाए। तो 1935 का अधिनियम इसीलिए आया था कि वो बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स, जो मैंने आपको शुरू में के लेक्चर में बताया, पिछले वीडियो में, पिछले से शायद जो शुरुआत करी थी हम लोगों ने, वहां मैंने बताया कि जो बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स थी वो 1935 में कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है, जिसको अगेन गांधी डिफाई कर देते हैं 1935 के अधिनियम को। तो जब आप किसी कानून को मानने के लिए मना कर रहे हैं, जब आप किसी कानून को मानने को मना करने के दौरान हिंसक नहीं हो रहे हैं, तब राज्य के पास कोई चारा नहीं होता, सिर्फ यही उपाय बचता है कि वो आपकी मांगों को माने। अब क्योंकि वो औपनिवेशिक शासन था तो वो दमनकारी भी था
और साथ साथ में विभिन्न कमीशन भेजकर भारत में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी करता था। लेकिन भारतीय जो थे गांधी के नेतृत्व में अपने उस आंदोलन पर चलते रहे, जिसका तोड़ ब्रिटेन 1947 तक नहीं निकाल पाया। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। सबसे पहला प्रभाव था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति जो जन आस्था थी उसको पूरी तरीके से हिला दिया, खत्म कर दिया, और स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक जड़ों को स्थापित किया। साथ ही जैसे अखबार निकलना या पर्चे बांटना, है ना, या कोई प्ले कार्ड वगैरह निकालना, ये जो परंपरा थी इस नई परंपरा सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखती है। इस नई परंपरा को पॉपुलैरिटी भी मिलती है कि आंदोलन को किस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज की तरह से व्हाट्सएप तो था नहीं उस दौर में, तो हर व्यक्ति को पता कैसे चलेगा देश के कि क्या हुआ। तो उसके लिए अखबारों का सहारा लिया गया, उसके लिए पर्चे बांटे गए, उसके लिए जो एक पोस्ट कार्ड होता है उसके ऊपर लिख के लोगों को बताया गया, या बातचीत के जरिए लोगों ने एक दूसरे को बताया कि कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। इसकी निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका निष्कर्ष ये होता है कि भारत में क्रांतिकारी विचार जन्म लेते हैं, और वो क्रांतिकारी विचार क्या थे कि अब हमें स्वाधीनता ही चाहिए। ये प्रत्येक घर में ये बात लोगों ने अपने मन मस्तिष्क में बैठा ली थी। दूसरा इसका प्रभाव था कि ब्रिटिश की जो दमनकारी नमक नीति थी उसको इसने समाप्त कर दिया। ब्रिटेन को यह कानून वापस लेना पड़ा था। देखिए शुरुआत में यह आंदोलन किस लिए हुआ है? नमक कानून को तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इस पर अपनी मोनोपोली बना रहा था। यह आंदोलन आगे चल के भले ही इस आंदोलन ने एक स्वतंत्रता आंदोलन की तरह से या स्वतंत्रता की मांग रखने के लिए उस आंदोलन में यह कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सरोजनी नायडू भी शामिल होती हैं। और जब गांधी अरेस्ट होते हैं उस दौर में, तो उनके अरेस्ट के दौरान सरोजनी नायडू या दूसरे जो लीडर्स थे उस समय भारत के, उन लोगों ने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मतलब ये मूवमेंट ऐसा नहीं था कि गांधी अरेस्ट हो गए तो मूवमेंट खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गांधी के अरेस्ट होने के बावजूद भी ये आंदोलन सरोजनी नायडू ने चलाया, और दूसरे जो हर जगह पर एक अलग लीडर थे उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने से जो नमक नीति कानून ब्रिटेन ने बनाया था ये उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि आंदोलन तो वाकई में अहिंसक था, और वो ब्रिटिशर समझ गए थे कि हमें इंडियंस को कुछ देना पड़ेगा, कानून वापस ले लेते हैं। कानून की अवज्ञा कहां कहां हुई? कानून की अवज्ञा हुई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, संयुक्त प्रांत में, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है, ये पूरा रीजन यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। इन सब जगहों पर नमक कानून की अवज्ञा तो करी ही गई, साथ में वन कानून जो बना था, फॉरेस्ट राइट या फॉरेस्ट लॉ, उसकी भी अवज्ञा करी गई। और पूर्वी भारत ने यह तय किया कि जो ग्रामीण चौकीदारी कर है वो हम अदा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो कई सारे इस कार्यक्रम बनाए गए थे उसमें एक कर ना देना भी था। तो ब्रिटेन चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा था, यहां पर कर भी नहीं मिल रहा है, नमक आंदोलन के खिलाफ चल ही रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की मांग जोर पकड़ रही है लोगों के बीच में, और जो हमने अन्य दूसरे कई तरीके के कानून बनाए हैं जो अत्याचारी हैं उनका भी सविनय अवज्ञा करा जा रहा है। जैसे वन कानून जो उस समय बना था उसकी भी अवज्ञा किया जाने लगा। तो ब्रिटिशर्स घिरते हुए दिखे, और उनके लाख दमनकारी कार्य करने के बाद भी, गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद भी, ब्रिटेन भारतीयों के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को का काट नहीं निकाल पाए। अंततः उन्हें नमक कानून वापस लेना पड़ा और 1935 का फिर शासन अधिनियम लाना पड़ा, जिसमें वो बार्गेनिंग वाली चीज निकलती है, और कहीं ना कहीं भारतीयों के साथ वो बार्गेनिंग करते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय किस चीज पर अड़ गए? अब
भारतीय अड़ गए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर, क्योंकि क्रांतिकारी विचारों ने जन्म लिया और ये क्रांतिकारी विचार उस दौर में सिर्फ आजादी हो सकता था। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर। इसे सुनिए और घर रहिए लॉकडाउन में, स्वस्थ रहिए आप लोग। अगला लेक्चर हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर होगा, जो मैं तुरंत अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।